नमस्कार दोस्तों, मैं बात करूंगा कल की श्रृंखला में ही आगे की कुछ प्रश्नों की, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। कल जो प्रश्न देखे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, आज हम प्रश्न देखेंगे वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में देखने को मिले। चलो बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न है आपका पहला, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है। पहला प्रश्न जीके का मैं बता रहा हूँ आपको। राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले हैं। अफीम उत्पादक, आप देखिएगा अफीम उत्पादक जो जिले हैं, वो अफीम का जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर होता है। राजस्थान के मध्य प्रदेश पर बॉर्डर कौन कौन से हैं? तो आप एक तो चित्तौड़गढ़ भी आता है, बारां भी आता है, और एक आपका झालावाड़ भी आता है। इसका मतलब है कि अफीम का उत्पादन राजस्थान में इन्हीं सभी स्थानों पर होता है। ये सभी कौन कौन से? चित्तौड़, बारां, झालावाड़, यानी कि ये सभी जो है वो वहां पर क्या होता है? अफीम का उत्पादन होता है। तो प्रश्न नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न निकला आपके यहाँ पर, और इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, चित्तौड़, बारां और झाला। इसके बाद काजरी। काजरी आप जानते हैं काजरी क्या है? काजरी क्या है? सेंट्रल सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब ये है आपका कहां पर? जोधपुर में। अब ये क्या करता है काजरी? तो ये एरिड जोन का मरुस्थलीय स्थल जो है, जहां पर अभी मरुस्थल का प्रसार होता है, टीले वगैरह जो होते हैं उनका, टीले वगैरह आप देखते हैं ना, अस्थायी टीले होते हैं, तो वो टीले क्या होते हैं? हवा के कारण इधर से उधर चले, तो उनका शोध करता है, उनका अनुसंधान करता है ये काजरी नामक संस्थान, जो कहां पर स्थित है? जोधपुर। इसके बाद अन्न का कटोरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अन्न का कटोरा ध्यान दीजिएगा, अन्न का कटोरा राजस्थान में कहा जाता है श्री गंगानगर, क्योंकि गंगानगर, श्री गंगानगर में अभी सबसे ज्यादा फसल होती है। और यहाँ पर क्यों होती है फसल? क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ भूमि है, दोमट भूमि है। कौन सी भूमि है? कौन सी मिट्टी है यहाँ पर? दोमट मिट्टी, जलोढ़। आप देखते हैं गंगानगर, श्री गंगानगर, ध्यान कीजिए, श्री गंगानगर हमारे राजस्थान के ऊपरी उत्तर की तरफ है। तो आप देखते हैं कि वहां तक मरुस्थल का प्रसार है, और उधर से तो मरुस्थल की मिट्टी यानी रेतीली मिट्टी आ रही है, और इधर से जो गंगा का मैदान है यानी पुरु का मैदान, वहां से आपके पास काली मिट्टी। तो यहाँ पर दो मिट्टियों का मिश्रण, तो इन दो मिट्टियों के मिश्रण के कारण ये भूमि जो है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। इसीलिए श्री गंगानगर को हम क्या बोलते हैं? अन्न का कटोरा। राजस्थान में अन्न का कटोरा किसे कहा जाएगा? तो श्री गंगानगर। तो आगे चलते हैं, आगे बात कर रहा हूं मैं राजस्थान की नई वन नीति। राजस्थान की नई वन नीति की घोषणा कब हुई? ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न अभी इस विकल्पों के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा 2010। ये जो विकल्प दिए हैं, इस प्रश्न का जो विकल्प है, इसके अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा 2010। 8 फरवरी 2010 को अभी यह नई वन नीति घोषित की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। लेकिन आज अगर हम इस बात की बात करें कि नई वन नीति, तो नई वन नीति जो है ये 2023 में घोषित की गई। कब घोषित की गई है? 2023 में। पर इस प्रश्न के अनुसार, जिसमें विकल्प में 2001, 2003, 2007 और 2010 है, तो इसके अनुसार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2010। 8 फरवरी 2010 को नई वन नीति घोषित हुई थी, पहले वाली। पर अगर बात करें आज की बात करें, तो आज 2023 में हुई है। पर इस विकल्प के अनुसार, इन चारों विकल्प के अनुसार इसका उत्तर क्या उचित उत्तर हो जाएगा? 2010। उलन गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो अभी उलन गिलहरी जो है वो हमको सीता माता अभ्यारण्य में मिलती है। और सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? प्रतापगढ़। कहां पर है ये? प्रतापगढ़। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं 15 अगस्त 2008 को प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा के 3 क्षेत्रों से मिलाकर आपका प्रतापगढ़ जिला बनाया गया है। तो इससे पहले जो ये आपका सीता माता अभ्यारण्य था, ये चित्तौड़गढ़ जिले में आता था, क्योंकि प्रतापगढ़ वाला जो ये क्षेत्र है वो भी चित्तौड़गढ़ में था। लेकिन आज पूछे सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये प्रतापगढ़ में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा आपका? सीता माता अभ्यारण्य। आगे प्रश्न कहता है आपका, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रथम चीनी उद्योग है आपका, ये भोपाल सागर। कहां पर? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहां पर। तो ये जो चीनी उद्योग है, ये राजस्थान में स्थापित होने वाला पहला चीनी उद्योग था, जो 1932 में स्थापित किया गया था। और आप देख रहे हैं, ये जो चीनी उद्योग है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का था। किस क्षेत्र का था ये? सार्वजनिक क्षेत्र का चीनी उद्योग था ये, भोपाल सागर। कौन सा वाला? पहला। राजस्थान का पहला चीनी उद्योग भोपाल सागर है, जो चित्तौड़गढ़ में ही पड़ता है। पर ये जो कब शुरू हुआ? तो ये 1932 में शुरू हुआ। और ये किस क्षेत्र का था? सार्वजनिक, जो वर्तमान में बंद है। ये जो है वो क्या है? ये वर्तमान में क्या है? ये बंद है। अच्छा, इसके बाद बताऊं मैं आपको, तो दूसरा जो शुगर मिल बना था, वो बना था 1937 में। 1937 में
गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल। तो अब ये जो जब स्थापना हुई थी तब तो ये निजी क्षेत्र में था, तब किस क्षेत्र में था? ये निजी क्षेत्र में था, लेकिन वर्तमान में ये सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर। तो गंगानगर शुगर मिल की स्थापना 1937 में हुई थी, किस रूप में? निजी क्षेत्र। पर आज ये किस रूप में काम कर रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा है। और यही चालू है अभी, यही स्टार्ट है, ये तो बंद हो चुका है आपका भोपाल सागर वाला द मेवाड़ शुगर मिल। इसका नाम क्या है? द मेवाड़ शुगर मिल, जो तो बंद हो चुकी है। और उसके बाद जो 1937 में स्थापित हुई थी, कौन सी? गंगानगर शुगर मिल, निजी क्षेत्र में स्थापित हुई थी, लेकिन आज ये मिल किस रूप में चल रही है? सार्वजनिक क्षेत्र में चल रही है। और अच्छा, इसके अलावा एक मिल और हमारे यहाँ पर स्थापित हुई थी आजादी के बाद लगभग 1965, केशवराय पाटन। कहां पर? केशवराय पाटन। और ये केशवराय पाटन किस जिले में पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। तो अभी ये जो मिल थी, ये वाली जो मिल थी, ये सहकारी क्षेत्र की मिल थी। ये मिल किसकी थी? सहकारी क्षेत्र की ये शुगर मिल थी, जो भी अभी बंद है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान में राजस्थान में केवल एक ही शुगर मिल काम कर रही है, जो है गंगानगर शुगर मिल। और वो पहले तो निजी क्षेत्र की थी, पर आज वो किसकी है? सार्वजनिक क्षेत्र में वो काम कर रही है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, इसी के माध्यम से 3 प्रश्न तैयार होते हैं हमारे। एक तो क्या कि प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? तो भोपाल सागर चित्तौड़ में 1932। अब ये मिल अभी वर्तमान में बंद है, इसका नाम था द मेवाड़ शुगर मिल, जो अभी वर्तमान में क्या है? बंद है। इसके बाद स्थापित हुई थी 1937 में, जो स्थापित हुई थी कहां पर? श्री गंगानगर शुगर मिल के नाम से स्थापित तो हुई थी वो निजी क्षेत्र में, पर आज वो किस क्षेत्र में काम कर रही है? सार्वजनिक क्षेत्र की शुगर मिल मानी जाती है। और वही स्टार्ट है, वही चालू है। तीसरी थी आपकी कौन सी? 1965 में बनाई गई थी, कौन सी? केशवराय पाटन, जो बूंदी जिले में पड़ता है। और ये सहकारी क्षेत्र की मिल थी, जो भी बंद है अभी। तो इसका मतलब अभी वर्तमान में केवल आपके पास शुगर मिल कौन सी चल रही है? द गंगानगर शुगर मिल, जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही है। इस प्रकार राजस्थान में ये 3 शुगर मिल थी। आगे की मैं चर्चा करूं, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। तो वस्त्र निर्यातक, ध्यान रखना, राजस्थान का मैनचेस्टर क्या है आपका? भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। तो अभी यहीं से इसी को कहते हैं वस्त्र निर्यातक शहर। सबसे ज्यादा जो वस्त्र उद्योग है, सबसे ज्यादा वस्त्रों की जो मिल है, वो सबसे ज्यादा कहां पर है? आपके राजस्थान के भीलवाड़ा में। मतलब राजस्थान में बात करो, राजस्थान की सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग कहां पर है? आपका भीलवाड़ा में। तो वहीं पर उसे हम क्या बोलेंगे? राजस्थान का वस्त्र निर्यातक शहर। आगे बात करें, अगला प्रश्न आ रहा है, राजस्थान की मरुगंगा। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? तो राजस्थान की मरुगंगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से विकल्प दे रखे हैं, उत्तर बहुत आसानी से निकलने वाला है। आप एक चंबल नदी हाड़ौती के पठार से यानी चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करके और डांग प्रदेश में होती हुई, और ये मध्य प्रदेश में जाकर के यमुना में मिल जाती है। और इसके बाद कहीं बनास नदी, तो ये बनास नदी बिल्कुल नहीं जा रही है आपकी, कहां पर? मरुस्थल में बिल्कुल नहीं जा रही। ये राजस्थान के लगभग पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में घूमती हुई, और ये भी रामेश्वर में जाकर चंबल में मिल जाती है। बीसलपुर परियोजना ये आपकी टोंक जिले में। तो इसका मतलब अगर राजस्थान का क्षेत्र जानते हो, तो इसका उत्तर बड़ी आसानी से निकल रहा है। इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। याद कीजिए, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह थे, उन्होंने मरुस्थल को हरा भरा करने के लिए 1927 में गंग नहर बनवाई। क्या बनाई थी? गंग नहर। उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया वर्तमान में? इंदिरा गांधी नहर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? राजस्थान की मरुगंगा। और महाराजा गंगा सिंह जिन्होंने ये बनवाई थी, उन्हें राजस्थान का भगीरथ, उन्हें क्या बोलते हैं? राजस्थान का भगीरथ। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया आपके सामने, राजस्थान की मरुगंगा। इसके बाद बात करेंगे हम, अच्छा ये इंदिरा गांधी नहर हो गई आपकी। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित, कौन से पूछ रहा है ये? निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? क्या आप जानते हैं राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री? अब ये राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री थे पहले आपके टीकाराम पालीवाल से पहले राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री मनोनीत हुए। राजस्थान के कितने मुख्यमंत्री? 3 मुख्यमंत्री मनोनीत हुए थे। तो अब ये पहले कौन थे? याद कीजिए, हीरालाल शास्त्री। पहले अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ रहा है वो कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री, ना मनोनीत ना निर्वाचित। वो सीधा भी पूछ रहा है तो भी क्या उत्तर है आपका? हीरालाल शास्त्री। और अगर वो पूछ रहा है कि राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो भी कौन है आपके? हीरालाल शास्त्री। इस प्रकार पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है आपके? टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित, जो चुनाव लड़कर जीतकर मुख्यमंत्री बने,
वो कौन थे आपके? टीकाराम पालीवाल। और ये थे आपके पहले मनोनीत मुख्यमंत्री जिनको मान लिया गया था। याद कीजिए, एकीकरण के समय आपने पढ़ा होगा राजस्थान का एकीकरण, तो चौथा चरण बना था बृहद राजस्थान संघ। तो बृहद राजस्थान संघ जब बना था तो उसी के ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे। बृहद राजस्थान संघ जो चौथा चरण था हमारे राजस्थान के एकीकरण का, उसके क्या थे? ये प्रधानमंत्री। पर आप देखते हैं कि ये जो चौथा चरण, पांचवा फिर छठा चरण आपका बना था कब? 26 जनवरी 1950 को। तो ये तो होते थे उस समय पर राजस्थान के पीएम, प्रधानमंत्री। लेकिन जैसे संविधान लागू हुआ, बताओ कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण बना था। तो उस समय पर संविधान के अनुसार, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री तो होता है केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष, तो वो तो केंद्र में पद चला गया। अब राज्य में क्या रह गया? तो राज्य में राज्य मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री। तो इसी प्रकार हीरालाल शास्त्री जो थे वो थे तो प्रधानमंत्री, बृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बने थे। पर 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू होता है वैसे ही राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? हीरालाल शास्त्री। क्योंकि मान लिया गया था, चुनाव नहीं हुए थे इनके, तो ये पहले मुख्यमंत्री माने जाएंगे। मनोनीत पूछो या पहले मुख्यमंत्री। और यहाँ पर ये प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं आपसे? निर्वाचित, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, अर्थात जो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने, तो वो कौन थे आपके? टीकाराम पालीवाल। ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री माने जाते हैं। जबकि अगर पूछे पहले या मनोनीत, पहले मनोनीत पूछे या पहले मुख्यमंत्री पूछे, तो वो कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। इसके बाद CS वेंकटाचार्य को भी मनोनीत किया गया था। फिर तीसरे बने थे जय नारायण व्यास। तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? जय नारायण व्यास। और फिर उसके बाद चुनाव हुआ, तो चुनाव में जीतकर कौन आपके मुख्यमंत्री बने? टीकाराम पालीवाल। तो निर्वाचित, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? टीकाराम पालीवाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न आया आपके सामने। ध्यान रखिएगा, मनोनीत तो है हीरालाल शास्त्री और निर्वाचित है कौन? टीकाराम पालीवाल। आगे बात कर रहा हूं मैं मयूर ध्वज। मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? दुर्ग। तो दुर्ग, ध्यान दीजिएगा, मेहरानगढ़। ये किला कौन सा है आपका? मेहरानगढ़, जो कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर के किले, जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर बसाया था 1459 में आपके राव जोधा ने। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर बसाया था। और अभी ये उसको अपनी राजधानी बनाया। उससे पहले उन्होंने क्या किया? यहां पर है पंचेटिया पहाड़ी। जोधपुर में कौन सी पहाड़ी है? पंचेटिया पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर एक चिड़ियानाथ नामक ऋषि रहा करता था। तो अभी इसी के नाम पर इस पहाड़ी को चिड़ियाटूक, कौन सी पहाड़ी कहा जाता है? चिड़ियाटूक पहाड़ी, इसको कहा जाता है चिड़ियाटूक पहाड़ी पर राव जोधा ने अभी एक विशालगढ़ मेहरानगढ़ बनाया था। अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़ जोधान, अर्थात ऊंचे नीचे, ऊंचे, बहुत ऊंचे पहाड़ पर एक मजबूत गढ़ जबरोगढ़। जबरोगढ़ कौन सा? मेहरानगढ़ यहाँ पर खड़ा हुआ है। वहां पर मेहरानगढ़ जो है वो आपका बना हुआ है। तो मयूर ध्वज, इसको मयूर ध्वज क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो आकृति मयूर के मुख के समान है। मयूर कहो या इसको कागमुखी भी कहा जाता है, मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, इसको कागमुखी भी कहा जाता है। और इसका सबसे फेमस नाम क्या है? मेहरानगढ़। इसे ही कहा जाता है गढ़ चिंतामणि। इसे क्या कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि। और ये बनाया किसने? राव जोधा ने। तो इसको जोधाना भी कहा जाता है। तो अभी हम मयूर ध्वजगढ़ किसका नाम हो गया? मेहरानगढ़, जो कहां पर है? जोधपुर में। किसके द्वारा बनाया गया था? राव जोधा के द्वारा। पहाड़ी पर है पंचेटिया पहाड़ी, जिसका एक और नाम क्या है? चिड़ियाटूक पहाड़ी। तो इसीलिए ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है आपका मेहरानगढ़। अच्छा, ध्यान कीजिएगा, यहां पर लिखा है इसका नाम क्या? मयूर ध्वजगढ़। इसको कहते हैं मयूर ध्वजगढ़। लेकिन ध्यान रखना, राजस्थान में एक किला और है जिसको ध्वजगढ़ कहते हैं। तो है मयूर ध्वजगढ़ और एक राजस्थान में ध्वजगढ़ और है। और ये ध्वजगढ़ कौन सा है? नाहरगढ़। और नाहरगढ़ का किला कहां पड़ता है? जयपुर में। तो ध्यान रखना, ध्वजगढ़ को कहते हैं नाहरगढ़ को, जो जयपुर में। और मयूर ध्वजगढ़ किसको कहते हैं? तो मेहरान, जो जोधपुर में, जो राव जोधा ने बनाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना इन दोनों बातों को, ध्वजगढ़ और मयूर ध्वजगढ़। इसकी आकृति मयूर यानी कौवे जैसे, मतलब कहो कि पक्षी के तो चोंच की जैसी, आगे की तरफ से चोंच की तरह ये निकला हुआ है, इसलिए इसको मयूर ध्वजगढ़, कागमुखी भी कहते हैं। और एक है आपका कौन सा? ध्वजगढ़, जो कहां पर है? नाहरगढ़ में। और कहां पड़ता है ये? जयपुर में। सवाई जय सिंह ने बनवाया था इसके लिए। आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आ रहा है आपका ढोला मारू। क्या बोल रहा है ये? ढोला मारू किस चित्रकला शैली से निर्मित है? किस चित्रकला शैली में निर्मित है?
ढोला मारू। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की प्राचीन चित्रकला की मैं बात करूं तो राजस्थान की प्राचीन चित्रकलाओं में आप देखिएगा, आपके पास है जोधपुर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली है? जोधपुर चित्रशैली। जोधपुर चित्रशैली राजस्थान की सबसे, मतलब कहूं राजस्थान की ऐसी चित्रशैली मानी जाती है जिसमें सर्वाधिक, सबसे ज्यादा प्रेम कथाओं का चित्रांकन किस चित्रशैली में पाया जाता है? जोधपुर मारवाड़ चित्रशैली में। तो ऐसी हालत में आप ये राजस्थान की प्रमुख प्रेम कथा है ढोला और मरवन की। तो अब इसका चित्रांकन जो हुआ है वो किस चित्रशैली में हुआ है? जोधपुर चित्रशैली में। याद रखना, अगर पूछे प्रेम कथाओं का सर्वाधिक चित्रांकन किस चित्रशैली में किया गया है तो वो कौन सी वाली है आपकी? जोधपुर मारवाड़ चित्रशैली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जोधपुर चित्रशैली। ढोला मारू किस चित्रकला में बने? तो आप बताएंगे जोधपुर चित्रशैली में बने। आगे बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहां होता है? तो बेणेश्वर मेले का आयोजन आप देखिएगा डूंगरपुर में। कहां पर होता है? डूंगरपुर। डूंगरपुर में एक गांव है, डूंगरपुर में एक गांव है, इसका नाम है नवा टापरा। नेवटपुरा भी कहते हैं इसको, नवा टापरा गांव। तो नवा टापरा गांव जो है आप एक तरह से ये द्वीप जैसा है। ये क्या है? द्वीप जैसा है। द्वीप का मतलब समझते हो, चारों तरफ पानी पानी है। तो एक तरह से ये द्वीप जैसा है, यानी कि ये क्या है? एक टापू है। ये क्या है? एक टापू है। तो इस टापू के चारों तरफ 3 नदियों का संगम होता है, जिसमें एक तो है आपकी माही नदी, एक है आपकी सोम नदी और एक है आपकी जाखम। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर अब यह बेणेश्वर मेला भरता है। और ये जो मेला है ये नवा टापरा गांव डूंगरपुर में भरता है। कहां भरता है? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। और एक टापू के रूप में बना हुआ ये, जहां पर कितनी नदियों का? 3 नदियों का। कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम नदियों का संगम होता है। और ये जो मेला भर रहा है बेणेश्वर मेला, ये भरता है माघ पूर्णिमा। ये मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। और यही मेला, बेणेश्वर मेला, अब यह भीलों का महाकुंभ कहलाता है। किस जनजाति का मेला है ये? भीलों, भील जनजाति, जो उदयपुर संभाग में मिलती सबसे ज्यादा। तो भीलों का ये महाकुंभ, महाकुंभ का मतलब होता है सबसे बड़ा मेला। भीलों का महाकुंभ बेणेश्वर मेला, इसका आयोजन कहां होता है? तो डूंगरपुर के नवा टापरा गांव में एक टापू पर होता है। और इस टापू के चारों तरफ कौन सी नदियां हैं? सोम, माही और जाखम नदियां, 3 नदियों का संगम होता है। और ये मेला कब भर रहा है? तो ये भर रहा है माघ पूर्णिमा। और इस मेले को क्या बोलते हैं? भीलों का महाकुंभ। महाकुंभ का मतलब सबसे बड़ा मेला। तो ये मेला हो जाएगा आपका कौन सा? बेणेश्वर मेला। बहुत इंपॉर्टेंट सा मेला। आगे चर्चा करते हैं प्रश्न की। अरे फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे? किससे भेंट करे? फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी। फतेहपुर सीकरी क्या है? अकबर की राजधानी थी। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के एकमात्र संत दादू दयाल। कौन है? दादू दयाल। दादू दयाल ने ही अकबर से भेंट की थी। मैं कहूं कि अकबर ने राजस्थान के किस संत को? एकमात्र संत को। कौन थे आपके? दादू दयाल। तो दादू दयाल राजस्थान के एकमात्र संत हैं जिन्हें अकबर ने धर्म पर विचार विमर्श करने के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बुलाया था। आगे तो ये कौन गए थे यहाँ से? दादू दयाल, जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? दादू संप्रदाय। इसे क्या बोलते हैं? कबीर पंथी संप्रदाय। निर्गुण संत है ये। और इन्होंने लिखी 2 पुस्तकें, दादूरी वाणी और दादूरा दुहा। तो अभी क्या? दादू दयाल। और ये दादू दयाल कौन थे? ये मान सिंह के दरबारी कवि थे। मान सिंह फर्स्ट जो आप देखिएगा, मान सिंह फर्स्ट जो था वो अकबर की अधीनता में था। तो अकबर ने मान सिंह फर्स्ट को फर्जंद कहा था। इसको क्या कहा था? फर्जंद, यानी पुत्र। मान सिंह फर्स्ट को अकबर ने किसकी उपाधि दी थी? फर्जंद की उपाधि थी, अर्थात क्या? पुत्र। तो अब यह अकबर जो था मान सिंह से प्रभावित था। और इसके गुरु कौन थे? इसके दरबार में कौन रहते थे? दादू दयाल। तो दादू दयाल को अकबर ने बुलाया था अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में। तो ये एकमात्र संत जिन्होंने मुलाकात की थी किससे? अकबर। राजस्थान के एकमात्र संत दादू दयाल। तो ये प्रश्न हो जाता है आपका एक इंपोर्टेंट सा संत संप्रदाय से निकला हुआ प्रश्न। इसके बाद आगे जो प्रश्न आ रहा है, अच्छा आगे भी प्रश्न आ रहा है आपका संत संप्रदाय से रिलेटेड। विश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? विश्नोई संप्रदाय। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्भोजी। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जाम्भोजी माने जाते हैं। आगे विश्नोई, विष और नोई। तो आगे विष का मतलब 20 और नोई का मतलब 9। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो जाम्भोजी है इन्होंने अपने अनुयायियों को, अनुयायी समझते हैं फॉलोअर्स, यानी अपने उपासक,
विष्णु धर्म के जो उपासक थे उनको अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सम्राथल टीला में दिया था। कहां पर दिया था? सम्राथल। सम्राथल वहां पर पड़ता है एक टीला जिसका नाम था धोकधोरा टीला। धोकधोरा टीला पर संत जाम्बोजी ने अपने फॉलोअर्स यानी अपने उपासकों, विष्णु संप्रदाय को मानने वाले लोगों को, आप देखिएगा सम्राथल यानी धोकधोरा टीला जो स्थान कहां पड़ता है? सम्राथल, बीकानेर। तो इस स्थान पर अब ये जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को, अपने उपासकों को कुल मिलाकर 29 उपदेश दिए। कितने दिए थे? 29 उपदेश। तो 20 धन 9। कुल मिलाकर इस संप्रदाय के उपासक कितने नियमों का पालन करते? 29, क्योंकि इन्होंने कितने उपदेश दिए थे? 29 उपदेश। तो उन्हीं को इस संप्रदाय के लोग 29 नियमों के रूप में उनका पालन करते। तो ये संप्रदाय किसने चलाया? आपका जाम्बोजी। अच्छा, जाम्बोजी जो है उनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था धनराज। जाम्बोजी नाम नहीं था इनका, इनका मूल नाम क्या था? धनराज। और ये जो थे इनको ये बचपन में बातें नहीं किया करते थे, लोगों से बोला नहीं करते थे, तो इनको गूंगा भी कहते थे। फिर बात करें तो ये धनराज थे, ये लोगों से तो बात नहीं करते थे पर ये पेड़ पौधों से बातें करते थे। तो पेड़ पौधों से बातें करने वाले को हमारी राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? गेला। क्या बोलते हैं? गहला। बोलते ना तो गेला हो रहा है ये, तो मतलब गेला, पागल। तो इनका मूल नाम तो है धनराज, पर इनके जो उपनाम है वो क्या हो जाएंगे? एक तो गूंगा इनको कहते थे, एक गहला इनको कहते थे। अच्छा, ये पर्यावरण वैज्ञानिक है, इनको क्या बोलते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक। और इस संप्रदाय के लोग जाम्बोजी को भगवान विष्णु का अवतार भी मानते। तो अभी ये संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? आपके संत जाम्बोजी। आगे मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। अब प्रश्न आ रहा है आपका लोक देवताओं से संबंधित। लोक देवता तेजाजी, क्या नाम लिखा है यहाँ पर? लोक देवता तेजाजी। तो लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, शंका में रहते हैं। ध्यान रखना, आपके तो लोक देवता तेजाजी, इनका जन्म कहां पर हुआ है? खरनाल में। और ये खरनाल नामक स्थान कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका नागौर में। कहां पड़ता है ये? नागौर। खरनाल नामक स्थान कहां पड़ता है आपका? नागौर। नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को। माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म हुआ था। और आप देखिएगा कि इनकी याद में जो हम त्योहार मनाते हैं वो कौन सा त्योहार मनाते हैं? तेजादशमी। कौन सा त्योहार मनाते हैं हम लोग? तेजादशमी। और ये तेजादशमी कब आती है? आप ध्यान दीजिएगा, तेजादशमी आती है भाद्रपद महीने में। कौन से महीने में आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को आप क्या मनाते हो? तेजादशमी। तो याद रखना, तेजादशमी के दिन तेजाजी की मृत्यु हुई थी। तेजादशमी के दिन क्या हुई थी? तेजाजी की मृत्यु हुई थी। सुरसुरा या सिंदरिया नामक स्थान पर लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते समय तेजाजी को सांप ने डसा, तब उनकी मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो आप ध्यान रखना, तेजादशमी जो हम मनाते हैं वो तेजाजी की मृत्यु हुई थी उस दिन, तो उनकी याद में मना। जबकि जन्म तो कब हुआ इनका? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। तो आभिगा इस दिन तेजादशमी के दिन परबतसर नामक स्थान पर, जो नागौर में पड़ता है, परबतसर नामक स्थान जो पहले कहां पड़ रहा था? नागौर में पड़ता था। यहां पर तेजाजी का पशु मेला भरता है, तेजा पशु मेला, जो राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो ये है आपके वीर तेजाजी। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, राजस्थान के सर्व प्रमुख लोक देवता, राजस्थान के सर्व प्रमुख लोक देवता भी कौन है? आपके वीर तेजाजी। पिताजी थे इनके ताहर जी, मम्मी थी इनकी राजकुंवरी, पत्नी थी इनकी प्रेम। तो इस प्रकार ये थे आपके तेजाजी। घोड़ी आप जानते हो, लीलन, इनकी घोड़ी का क्या नाम है? लीलन। तो ये थे आपके वीर तेजाजी, जिनका जन्म कहां हुआ था? नागौर के खरनाल नामक स्थान पर हुआ। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है, भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से एकमात्र आदिम जनजाति, मतलब भारत सरकार की ओर से घोषित राजस्थान की, हमारे राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति, तो आइएगा, राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति मानी जाती है सहरिया। राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति कौन सी मानी जाती है? सहरिया। तो उसी जनजाति को सरकार ने क्या किया है? आदिम जनजाति समूह में रखा है। इनको विशेष तरह का आरक्षण प्राप्त है। और यह जनजाति आपको राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलेगी? 12 में आप देखिएगा दो क्षेत्र है, एक तो है शाहाबाद, 12 का दो क्षेत्र, एक तो है शाहाबाद और एक है किशनगंज। शाहाबाद और किशनगंज,
इन दो क्षेत्रों में राजस्थान में सहरिया जनजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। अर्थात सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति कहां मिलेगी आपको? बारां में, बारां के शाहबाद और किशनगंज क्षेत्रों में। और यही जनजाति राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति है। इसीलिए ये एकमात्र जनजाति जिसे आपके राजस्थान भारत सरकार ने क्या किया है? आदिम जनजाति समूह है। यह आपकी कौन सी जनजाति? सहरिया। आगे चर्चा करता हूं मैं। तिमणिया, तिमणिया नामक आभूषण, तिमणिया नामक आभूषण गले में पहना जाता है। कहां पहना जा रहा है? गले में पहना जाता है। गले में, इसको गर्दन में महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। आगे चलेंगे। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी, कांच पर हरे रंग की मीनाकारी। ध्यान दीजिएगा, ये पदक्रम दोष हो गया। यहां पर क्या दोष हो गया? पदक्रम दोष हो गया। हरे रंग मतलब हरे रंग के कांच पर सोने से मीनाकारी। प्रश्न क्या होना चाहिए? ये हरे रंग के कांच पर सोने से मीनाकारी कहां की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, आप ये है आपकी कौन सी? थेवा कला। कौन सी कला है ये? थेवा कला। ध्यान दीजिएगा, थेवा कला, ये जो थेवा कला है आपकी राजस्थान की, ये बेल्जियम से कांच मंगवाया जाता है। कांच भी कहां से आता है? बेल्जियम। और बेल्जियम से कौन सा कांच होता है? ये हरा, नीला, हरा एक तो हो गया आपका क्षमा कीजिएगा, कांच एक तो मंगाया जाता है आपके कहां से? बेल्जियम से। और बेल्जियम से कौन से रंग का कांच मंगाया जाता है? हरा, नीला, सफेद और पीला आदि कांच पर, बेल्जियम के हरे, नीले, पीले और सफेद कांच पर सोने से मीनाकारी। किससे? सोने से मीनाकारी करना, ये क्या कहलाता है? आपका थेवा कला कहलाता है। क्या कहलाता है? थेवा कला। अर्थात कांच के जो बर्तन होते हैं विभिन्न प्रकार के बेल्जियम से मंगवाए जाते हैं, इन पर ये लोग क्या करते हैं? सोने से मीनाकारी करते हैं। और ये जो कला है इसका भी ध्यान रखना कि ये पूरे संसार में एकमात्र राजसोनी परिवार, इस काम को कौन करता है? प्रतापगढ़। कौन सा स्थान है? राजस्थान का प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में है राजसोनी परिवार। प्रतापगढ़ में एक परिवार है, इसका नाम क्या है? राजसोनी परिवार। तो प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार ही इस कला को पूरे संसार में एकमात्र परिवार जो इस काम को करता है, थेवा कला। अच्छा, इसको स्टार्ट करने वाले यानी प्रारंभ करने वाले जो थे वो थे नाथूजी सोनी। उनका नाम क्या था? नाथूजी सोनी। तो आज ये कला अपने एक ही परिवार के पास है राजस्थान की, जो कहां के? प्रतापगढ़ के राजसोनी परिवार। और कला का नाम क्या है आपका? थेवा कला। हरे, नीले, पीले और सफेद कांच पर जो बेल्जियम से मंगवाया जाता है पर सोने से मीनाकारी करना, ये क्या कहलाता है? आपका थेवा कला कहलाता है। आगे आ रहा है प्रश्न आपका, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र, चांदी का बर्तन, विश्व का, इस संसार का सबसे बड़ा चांदी का बर्तन कहां रखा हुआ है? तो आप देखिएगा, ये जो बर्तन है आपका, ये सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर। ध्यान दीजिएगा, दो बात बता देता हूं आपको इस चांदी के पात्रों के बारे में। ये जो चांदी के पात्र हैं ये बनवाए गए थे सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा बनवाए गए थे? सवाई माधो सिंह सेकंड, जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह सेकंड, बब्बर शेर, जिन्होंने आपको कल बताया था मैंने, शीतला माता का मंदिर भी बनवाया था 400 में। तो माधो सिंह सेकंड जो थे ये लंदन गए थे। ये गए थे कहां पर? लंदन। तो 1902-3 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर पर, तो उस समय पर ये जो आपके माधो सिंह सेकंड थे, ये चांदी के 2 कलशों में, कितने कलशों में? चांदी के 2 बड़े बड़े कलशों में गंगा जल भरकर ले गए थे। चांदी के 2 बड़े बड़े कलशों में गंगा जल भरकर ले गए थे। और ये जो कलश है 2, ये कलश 680 किलो के भाई साहब। कितना वजन है इनका? 680 किलो चांदी के बर्तन है ये। और इन बर्तनों को बनाया था किसने? नारायण नामक कारीगर। इन बर्तनों को किसने बनाया था? नारायण नामक कारीगर ने बनाया था। तो माधो सिंह सेकंड ने बनवाए थे ये चांदी के 2 बड़े बड़े पात्र, जिनको हम कहेंगे चांदी के बड़े बड़े बर्तन। इनका कुल वजन कितना है? तो 680 किलो के हैं भाई साहब। और ये किसने बनाए थे? तो ये नारायण नामक कारीगर ने बनाए थे। और ये अभी कहां सुरक्षित है? तो जयपुर के सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस जिसका मूल नाम था पहले चंद्रमहल, इसका पहले क्या नाम था? चंद्रमहल। सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था चंद्रमहल, और इसी चंद्रमहल को आज सिटी पैलेस कहते हैं। तो इसी चंद्रमहल यानी सिटी पैलेस में इन्हीं माधो सिंह ने बनवाया था मुबारक महल।
इन्होंने क्या बनवाया था? मुबारक महल। तो इसी मुबारक महल में आज भी ये चांदी के दुनिया के सबसे बड़े, ये चांदी के दुनिया के सबसे बड़े बर्तन रखे हुए हैं। कि लोग कहां पर हैं अभी वर्तमान में? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस को चंद्र महल कहते हैं और उसी में एक महल है मुबारक, वहां पर रखे हुए चांदी के बड़े बड़े बर्तन। तो किसने बनवाए थे? माधो सिंह सैनी। 680 किलो के बर्तन नारायण ने बनाए थे। तो ये आपके चांदी की दुनिया के, पूरी दुनिया के सबसे बड़े बर्तन है भाई साहब, तो आज भी रखे हुए सिटी पैलेस में, सिटी पैलेस के मुबारक में। आगे प्रश्न आ रहा है, फिर आ गया आपका सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर, कल मैं चर्चा कर गया था इस प्रश्न के बारे में आपसे। वंश भास्कर किसका ग्रंथ है? तो सूर्यमल मिश्रण का। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी थे, कल बताया था मैंने आपको। सूर्यमल मिश्रण जिन्होंने वंश भास्कर लिखा, वीर सत्सई लिखा, बसंत विलास लिखा, धातु रूपावली लिखा, राम रंजाट लिखा, छंदो मयूख लिखा, ये सारी पुस्तकें आपके सूर्यमल मिश्रण की है। और मैं कल चर्चा कर रहा था कि ये वंश भास्कर ग्रंथ जो है उसे ये अधूरा छोड़कर गए थे। सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है? सूर्यमल मिश्रण का। पर ये जब मरे थे तब इसको अधूरा छोड़ के गए थे। फिर इनके दत्तक पुत्र थे मुरारी दान, इनके दत्तक पुत्र कौन थे? मुरारी दान ने इस वंश भास्कर नामक ग्रंथ को पूरा किया। तो ये वंश भास्कर ग्रंथ किसका हो जाएगा? आपका सूर्यमल मिश्रण। बहुत बड़े कवि है, ध्यान रखना। हर प्रश्न में मुझे, हर पेपर में मुझे इनके प्रश्न दिखाई देते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कवि है राजस्थानी कवि सूर्यमल मिश्र। इसके बाद आगे प्रश्न आ रहा है आपका स्वतंत्रता के पूर्व, यानी 15 अगस्त 1947 के आसपास की बात कर रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में रियासतों की संख्या थी इस समय पर 19। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। और इन्हीं 19 रियासतों को प्लस 3 ठिकाने, उन रियासतों कितनी हो गई आपकी? 19 देशी रियासतें प्लस 3 ठिकाने। अब ये ठिकाने कौन कौन से थे? निमराना, कुशलगढ़ और लावा। और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, एक क्या था आपका? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश कहते हो, अजमेर, यानी अंग्रेज शासित प्रदेश, अंग्रेजों की राजधानी अजमेर को मिलाकर ही हमारे राजस्थान का निर्माण हुआ है। 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 1 नवंबर 1956 तक चला, कुल मिलाकर 7 चरणों में। तो राजस्थान का जो निर्माण हुआ है, जो आप राजस्थान देखते हैं आज, वो किस किस को मिलकर हुआ है? स्वतंत्रता के समय 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाना था, 3 ठिकाने थे यहाँ पर छोटी रियासतें, और एक था आपका क्या? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इसका क्या नाम था? अजमेर। तो इनको मिलाकर ही राजस्थान बनाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? 19 देशी। आगे बात करूंगा मैं बाण माता। बाण माता किस राजघराने से संबंधित है? तो बाण माता, ध्यान दीजिएगा, ये जो बाण माता है इन्हें बायण माता भी कहा जाता है। बाण माता को ही बायण माता भी कहा जाता है, जिनका मुख्य मंदिर तो उदयपुर में है और अन्य मंदिर चित्तौड़ में भी है, क्योंकि ये सिसोदिया राजपूतों की, कौन से राजपूतों की? सिसोदिया राजपूतों की कुलदेवी है। सिसोदिया जो गुहिल वंश की एक शाखा है, और गुहिल वंश कहां राज करता है हमारे राजस्थान में? मेवाड़। द राणा प्रताप, किसकी? महाराणा प्रताप की कुलदेवी, मेवाड़ के गुहिल वंश की कुलदेवी मानी जाती है आपकी ये बायण माता। तो बायण माता किसकी कुलदेवी? बाण माता या बायण माता किसकी कुलदेवी है? आपके मेवाड़ के गुहिल वंश की कुलदेवी मानी जाती है। तो ये कहां, किसकी, कौन से राजघराने की मान ली गई? मेवाड़। आगे मैं बात करूंगा प्रश्न की, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में है? रणकपुर के जैन मंदिर, मजा आएगा। रणकपुर के जैन मंदिर, ध्यान दीजिएगा, रणकपुर के जैन मंदिर जो है ये पाली जिले में, कौन से जिले में? पाली जिले में। पाली जिले में ये स्थान पड़ता है आपका, जिसका नाम है रणकपुर। पाली जिले में स्थान पड़ता है कौन सा? रणकपुर। तो पाली में आपकी एक नदी बहती है, मथाई नदी। पाली में बहती है एक नदी, मथाई नदी। इस मथाई नदी के किनारे राणा कुंभा, महाराणा कुंभा का एक दरबारी था, धरणक, जिसको धरणशाह भी कहते, धरणक या धरणशाह ने पाली में मथाई नदी के किनारे रणकपुर में, पाली में मथाई नदी के किनारे इसी रणकपुर नामक स्थान पर ये धरणक या धरणशाह ने एक 1444 खंभों का, कितने खंभे इसमें? 1444 खंभों का एक जैन मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? जैन मंदिर, आदिनाथ जैन मंदिर। तो अभी का ये जो मंदिर है इसे खंभों का अजायब घर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? खंभों का अजायब घर। और अपने जीवन में एक बार जरूर जाना इस मंदिर में, बहुत सुंदर मंदिर,
बहुत सुंदर मंदिर, इतना सुंदर मंदिर कि इसके अंदर आपको कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, इसलिए इस मंदिर के बारे में दुनिया को नहीं पता, वायरल नहीं हुआ है। आप जाएं इस मंदिर में जरूर जाइएगा, बहुत सुंदर मंदिर जैन मंदिर। रणकपुर में के जैन मंदिर किस जिले में? तो पाली जिले में, और पाली जिले में रणकपुर स्थान पड़ता है कौन सी नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे। और इस जैन मंदिर को, वो एक मंदिर नहीं बहुत सारे मंदिर है, पर ये जो एक मंदिर जो विशेष मंदिर है जिसका नाम है 1444 खंभों का मंदिर, तो ये जो मंदिर है इसे ही कहते हैं खंभों का अजायब घर, चौमुखा जैन मंदिर, आदिनाथ जैन मंदिर। इन मंदिरों का निर्माण कहां पर? रणकपुर में, रणकपुर जो मथाई नदी किनारे पाली जिले में पड़ता है, वहां पर करवाया गया था। किसके द्वारा? कुंभा के एक दरबारी थे धरण शाह, जिनको धरणक भी कहते हैं, के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट खंभों का अजायब। इसके बाद आगे बात करें हम लोग, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित। इसके बाद बात करेंगे परवन, निवाज, आहू, उजाड़, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो आप लिखिएगा परवन, निवाज, आहू, उजाड़, ये सब आपके काली सिंध नदी की सहायक नदी, इसकी है ये काली सिंध नदी की सहायक नदियां मानी जाती है। तो परवन, निवाज, आहू और उजाड़ किसकी है? काली सिंध नदी की सहायक नदियां मानी जाती है। आगे प्रश्न आ रहा है, उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी, इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाट। ध्यान दीजिएगा, ये जो ड्यूक ऑफ कनाट था, ड्यूक ऑफ कनाट जो था इस समय पर ब्रिटिश रेजिडेंट था, मतलब मेवाड़ का रेजिडेंट, तो ड्यूक ऑफ कनाट था इस समय पर। तो आप इस समय पर जो झील बनी थी महाराणा फतेह सिंह ने बनवाई थी, तो वो फतेह सागर झील, कौन सी झील थी वो? फतेह सागर झील, जिसकी आधारशिला का मतलब होता है नींव, जिसकी नींव किसने रखी, जिसका उद्घाटन किसने किया? तो ड्यूक ऑफ कनाट ने किया। अब आप देखो ये फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर में। अब इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आना सागर झील अजमेर में है, उसके बाद पिछोला झील भी उदयपुर में है, और ये पिच्चू नामक बंजारे ने बनवाई थी, पिच्चू नामक बंजारे ने बनाई थी खुद ने अपने हाथों से। और जैसमंद झील, ये जैसमंद झील उदयपुर में है, लेकिन ये उदयपुर से बहुत दूर एक जैसमंद नामक गांव है, वहां पर है। तो कुल मिलाकर उदयपुर शहर में कौन सी झील बच जाती है आपकी? फतेह सागर झील, इसकी आधारशिला यानी नींव उद्घाटन किसने किया था? तो ब्रिटिश रेजिडेंट ड्यूक ऑफ कनाट ने। तो ये आपकी कौन सी झील है? फतेह सागर झील, जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाट ने। आगे प्रश्न आ रहा है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? मारवाड़ मरुस्थलीय प्रदेश, जोधपुर उसके आसपास का क्षेत्र। तो आप ये आपका कौन सा? जवाई बांध। ये कौन सा बांध है आपका? जवाई बांध। जवाई नदी पर पाली में बना हुआ है। ये बांध कहां बना हुआ है? जवाई नदी पर पाली में बना हुआ है। तो इस बांध से ही आप मरुस्थल का बहुत बड़ा भूभाग जो है वो हरा भरा होता है, वहां पर पानी पहुंचता है। एक तरह से कहूं तो पाली में पानी इसी बांध से जाता है। पाली जिला इसी से आपका पानी पी रहा है। तो यही क्या कहलाता है आपका? पूरे मारवाड़ का अमृत सरोवर, पूरे मारवाड़ का क्या कहलाता है? अमृत सरोवर बांध कहलाता है। तो ये कहां पर है? पाली जिले में। और इसी कौन सा बांध है? तो जवाई बांध। आगे बात करेंगे हम, राजस्थान की किस नस्ल की भेड़, राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ की संख्या जब सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? कौन सी भेड़ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? चलो इसका भी उत्तर निकालते हैं लॉजिक के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान को हम बाहर जाते हैं, राजस्थानी लोग तो बाहर जाते हैं तो हम लोगों को कोई राजस्थानी नहीं कहता, हमको क्या बोलता है? मारवाड़ी। हमको क्या बोलते हैं? मारवाड़ी कहते हैं। तो अब ये राजस्थान में जो सबसे ज्यादा भेड़ की नस्ल पाई जाती है वो है आपकी कौन सी? मारवाड़ी नस्ल की भेड़, मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ है वही आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी भेड़ों की नस्ल। आगे बात करूंगा मैं अगले प्रश्न की। आगे प्रश्न आ रहा है आपका, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां पर है? सूरतगढ़ में। जो किस जिले में? तो अभी ये जो सूरतगढ़ नामक स्थान पड़ता है, ये कहां पड़ता है? श्री गंगानगर। कहां पड़ता है? श्री गंगानगर। एशिया का पहला और सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है आपका? सूरतगढ़ में। कृषि फार्म कहां पर है? श्री गंगानगर। और दूसरा भी इसी जिले में, श्री गंगानगर में है। सूरतगढ़ फार्म जो है वो सूरतगढ़ जो कृषि फार्म है वहीं पर एक दूसरा भी बनाया गया जो मतलब कहूं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, पहला भी सबसे बड़ा यहीं पर है और दूसरा भी यहीं पर है।
तो ये कहां पर है, किस जिले में है, ये श्रीगंगा है। आगे बात करूंगा मैं, वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा खनिज हमारे राजस्थान में कौन सा मिलता है, जिसे हरसोट भी कहलाते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, हरसोट। तो याद कीजिए मिट्टी की लवणता, तो यह है आपका कौन सा, जिप्सम। ध्यान कीजिएगा, आपको कल बताया था मैंने, मिट्टी की क्षारीयता को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो जिप्सम ही है, ठीक है ना। ये जिप्सम ही राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है और इसे हम क्या बोलते हैं, हरसोट भी कहते हैं। आगे बात कर रहा हूं, 3 जून 1961, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। 3 जून 1961 को स्थापित वह संस्था जो राज्य में लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा 3 जून 1961 को जयपुर में राजसिको की स्थापना की गई थी। राजसिको का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 जून 1961 को। अब ये क्या करता है, तो अब ये लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या हस्तशिल्प जो है, हस्तकला, हस्त उद्योग, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हस्तकला भी एक उद्योग, और हस्तकला उद्योग केंद्र कहाँ है, बोरनाला, जोधपुर। तो उसी हस्तकला को और लघु औद्योगिक इकाइयों को पैसा देने का काम, वित्तीय सहायता देने का काम आज कौन कर रहा है, सरकार, आपकी सरकार की ओर से, राजसिको। तो ये कौन है आपका, राजसिको। 3 जून 1961 की स्थापना हो गई थी, कहां पर, तो जयपुर। इसकी स्थापना हुई थी कहां पर, जयपुर। आगे मैं बात कर रहा हूं, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा मिलती है। अच्छा सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, सर्वाधिक सीमा किससे मिलती है, मध्य प्रदेश राज्य। किससे मिलती है, मध्य प्रदेश राज्य से लगभग 1600 किलोमीटर। अरे बाप रे, 1600 किलोमीटर की सीमा जो हमारे राज्य किससे बनाता है, मध्य प्रदेश से बनाता है। क्या प्रश्न आ रहा है, कौन सा, राजस्थान का वह शहर जिसे पूर्व का, कहां का, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कहने का मतलब ये है कि अभी वेनिस नामक जो शहर है वो कहां पर है, पश्चिमी देशों में, यूरोप में। पश्चिमी देश मतलब यूरोप में। तो हम लोग किधर हो गए, पूर्व की तरफ हो गए, यूरोप पश्चिम में, और पश्चिम से हम लोग किधर हो गए, पूर्व की तरफ हो गए। तो पूर्व में वेनिस जैसा शहर कौन सा है राजस्थान में, उदयपुर। वेनिस शहर है यूरोप में, उसके जैसा शहर कौन सा है आपके राजस्थान में, तो वो कौन सा है, उदयपुर, जिसे हम क्या कहेंगे, पूर्व का वेनिस कहेंगे। तो पूर्व का वेनिस कौन सा शहर हो गया आपका, उदयपुर। इसके बाद राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है, पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहा है। राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट आबू में, और माउंट आबू कहां पड़ता है, सिरोही पड़ता है। अच्छा, उस चोटी का क्या नाम है, गुरु शिखर। कौन सी चोटी है, गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है उसको क्या बोलते हैं, गुरु शिखर, और वो कहां पर है, माउंट आबू में। माउंट आबू किस जिले में पड़ता है, सिरोही जिले में पड़ता है। तो सबसे ऊंची जो चोटी कहेंगे वो है आपकी गुरु शिखर, माउंट आबू, सिरोही। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिरोही जिला है सिरोही, स्थान है माउंट आबू, और पर्वत का क्या नाम है, गुरु शिखर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई अर्थात कृषि को पानी किससे पिलाया जाता है। सर्वाधिक सिंचाई होती है हमारे राजस्थान में किससे, नलकूपों से। किससे होती है, नलकूप, बोरिंग होते हैं ना हम लोग, आप जानते हैं ना बोरिंग, तो वो बोरिंग को ही क्या बोलेंगे, नलकूप। तो नलकूपों से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। आगे, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा गया, बार, और मुझे दिख रहा है कि आपके पेपर में भी क्वेश्चन छप रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। आगे बात कर रहा हूं मैं, राज्यपाल द्वारा, अच्छा, संविधान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है, क्या है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं इस प्रश्न के बारे में आपको। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है अनुच्छेद 213। कौन सा है ये, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल जो होता है वो क्या करता है, राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में, कौन से काल में, विश्रांति काल में सीधा अध्यादेश जारी करके और कानून बना सकता है। अनुच्छेद कौन सा है, 213। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, राज्य विधानमंडल का विश्रांति काल से तात्पर्य है, राज्य विधानमंडल के दो अंग होते हैं, दो सदन होते हैं, एक तो होता है विधान परिषद जिसे उच्च सदन कहते हैं, और एक होता है विधानसभा यानी निम्न सदन।
तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा कोई अवसर आ जाता है राज्य में, राज्य का राजा, राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन? राज्यपाल। तो अगर मान लीजिए राज्य में कोई ऐसी स्थिति फंस जाती है कि मतलब कोई अर्जेंट सी स्थिति फंस जाती है और उस समय पर राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, जरूरी नहीं हमेशा सत्र चले, सत्र बंद है, यानी सत्र का क्या चल रहा है? विश्रांति काल चल रहा है, और उस समय पर इमरजेंसी आ गई, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी, तो अब ये सामान्य भाषा में कहूं तो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक ही कानून बनते राज्यपाल के हस्ताक्षर से राज्य में। लेकिन मान लीजिए राज्य का विधानमंडल नहीं चल रहा है और राज्यपाल को अर्जेंट जरूरत पड़ गई कानून बनाने की, तो फिर वो क्या करेगा? अनुच्छेद 213 का प्रयोग करेगा और सीधा अध्यादेश जारी करके बिना राज्य विधानमंडल में पारित करवाए ही कानून बना सकता है। अब कानून तो बना दिया राज्यपाल ने, अब क्या करें? तो आप देखिएगा कि जब भी विधानमंडल शुरू होगा, राज्य का विधानमंडल जब भी प्रारंभ होगा, तो क्या करेंगे? इस अध्यादेश को जो उसने जारी किया था कब? राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में, इसे 6 सप्ताह के भीतर, कितने टाइम के अंदर? 6 सप्ताह के भीतर अब ये राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? स्वतः ही खराब, स्वतः ही खत्म हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है, अर्थात स्वतः ही क्या हो जाता है? निष्प्रभावी हो जाता है। तो ध्यान रखना, इसके लिए कितना टाइम देगा राज्य विधानमंडल को? कितना टाइम मिलेगा? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के भीतर तो इसको पारित करना अनिवार्य होता है। तो ये होता है अध्यादेश, और ये किस अनुच्छेद के अनुसार जारी करता है राज्यपाल? अनुच्छेद 213। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? आपके पास, राज्यपाल के पास। केंद्र में राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123, और यहाँ पर राज्यपाल के पास कितना है? अनुच्छेद 213। तो इसको कितने सप्ताह तक रख सकता है आपका राज्य विधानमंडल? मात्र 6 सप्ताह तक। उसके बाद ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? निष्प्रभावी हो जाएगा, अर्थात स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आगे प्रश्न आ रहा है, आयड़ नदी, आयड़ नदी का अन्य नाम क्या है? ध्यान दीजिए, आपने उदयपुर झीलों की नगरी, आपकी जगह प्रश्न आ रहा है आयड़ नदी, आयड़ नदी का अन्य नाम क्या है? तो आयड़ नदी, ध्यान दीजिएगा, आयड़ नदी जो है ये है आपकी कहां पर? उदयपुर। ध्यान दीजिएगा, उदयपुर झीलों की नगरी। तो उदयपुर में, उदयपुर शहर बसाया था राणा उदय सिंह ने, राणा प्रताप के पिताजी ने 1559 में उदयपुर शहर बसाया था, और उसी समय राणा उदय सिंह ने वहां पर बनाई थी एक झील, जिसका नाम है उदय सागर झील। इसका नाम क्या है? उदय सागर झील। तो आगे क्या, ये जो आपकी आयड़ नदी है ये राजसमंद से निकलती है और ये उदयपुर में आती है, और उदयपुर में जब ये उदय सागर झील में गिरती है तो ये आयड़ के नाम से ही गिरती है। उदय सागर झील में तो ये आयड़ नदी के नाम से ही गिरती है, पर जब ये उदय सागर झील से निकलती है तो ये बेड़स नदी के नाम से निकलती है। इस नदी के नाम से बेड़स। तो अब ये आयड़ नदी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बेड़स। उदयपुर तक तो ये आयड़ ही कहलाती है, लेकिन उदयपुर से जब उदय सागर झील से निकलकर आगे की तरफ जाती है तो ये किस नाम से जानी जाती है? बेड़स नदी के नाम से जानी जाती है। तो आयड़ नदी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बेड़स नदी। तो ये नदी कौन सी है आपकी? आयड़ नदी। इसका दूसरा नाम क्या है? बेड़स नदी। इसके बाद बेणेश्वर धाम आ गया प्रश्न आपका, जो मैं आगे चर्चा करके गया आपसे। बेणेश्वर धाम बेणेश्वर धाम 3 नदियों किससे संबंधित है? तो कौन सी नदियां हैं? मैंने आपको बताया था, बेणेश्वर, नवा टापरा गांव एक टापू है जहां पर 3 नदियों का, कौन सी नदियों का? सोम, माही और जाखम। ये 3 नदियां हैं, सोम, माही और जाखम। अर्थात बेणेश्वर धाम कौन सी नदियों के किनारे? इन तीनों। ये सभी कौन सी? सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बना हुआ है। नवा टापरा गांव, डूंगरपुर। बेणेश्वर मेला लगा था जहां पर माघ पूर्णिमा को, बिलों का महत्व, बेणेश्वर धाम। और किसने बनाया बेणेश्वर धाम? संत माऊजी महाराज। किसने बनाया था? संत माऊजी महाराज ने सन 1727 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार के दिन वेण वृंदावन धाम के नाम से इसकी स्थापना की थी। इसका नाम क्या रखा था उन्होंने? वेण वृंदावन धाम, जिसे ही आप आज किस नाम से जानते हो? बेणेश्वर धाम के नाम से। तो ये 3 नदियों के किनारे सोम, माही और जाखम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सब तीनों नदियां हैं यहाँ पर बेणेश्वर। आगे मैं बात करूंगा, भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी बेसिन में पाया जाता है? भूरी मिट्टी जो है, अब ये भूरी मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको मध्य राजस्थान में, और मध्य राजस्थान में एक नदी बहती है आपकी, वो कौन सी है? ये तो पूर्व की तरफ है, ये आपकी पश्चिम की तरफ है, और ये चंबल नदी दक्षिण में निकल जाती है। तो बसती है आपकी कौन सी नदी? बनास। कौन सी नदी है? बनास। बनास नदी जो बेसिन है, बनास नदी का जो किनारे वाला क्षेत्र है, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान का गौरव कौन सा वृक्ष?
यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन है प्रश्न में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। लेकिन ये पूछ रहा है राजस्थान का गौरव कौन सा वृक्ष कहलाता है? राजस्थान का गौरव कौन सा वृक्ष, ये वृक्ष पूछ रहा है। तो अभी ये जो वृक्ष है ये कौन सा है आपका? खेजड़ी। ये कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी। राजस्थान में खेजड़ी के वृक्षों की अधिकता सबसे ज्यादा, मरुस्थल में खेजड़ी के वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष यही क्या है आपका? राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहलाता है। तो ये आपको राजस्थान का गौरव भी कह रहा है इसको। राजस्थान का गौरव कौन सा वृक्ष पूछ रहा है, तो कौन सा वृक्ष, वृक्ष की बात कर रहा है तो खेजड़ी। और अगर पूछे राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है, तो गढ़ तो बस चित्तौड़गढ़, बाकी सब दड़ैया। तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न राजस्थान का गौरव वृक्ष के रूप में आ रहा है तो खेजड़ी, किले के रूप में आएगा तो चित्तौड़गढ़। आगे बात करूंगा मैं, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य तो आ रहेगा यह है आपका सरिस्का। ये कौन सा है? केवलादेव। कौन सा है ये? केवलादेव सरिस्का, जो कहां पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? भरतपुर में। तो अभी यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आती है। यहाँ पर कौन सी क्रेन आती है? साइबेरियन क्रेन, जो अभी उसका ये एक तरह से शरण स्थली है। किसकी क्या है? शरण स्थली मानी जाती है। ये कहां पड़ता है आपका? भरतपुर में पड़ता है। राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पड़ता है आपका? भरतपुर में। संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, संगमरमर की मूर्तियां, ध्यान देना। अगर पूछता कि संगमरमर के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो नागौर का मकराना। कौन सा क्षेत्र? मकराना क्षेत्र। अगर संगमरमर के लिए पूछता, सबसे ज्यादा संगमरमर कहां निकलता है? मार्बल, तो वो कहां निकलता है? मकराना में। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर, तो ये किशनगढ़ अजमेर मकराना सब आसपास के क्षेत्र है, तो अभी मकराना में निकलता है। लेकिन ये पूछ कह रहा है मूर्तियां, तो संगमरमर की सबसे ज्यादा मूर्तियां जो प्रसिद्ध है वो कहां की है? जयपुर। संगमरमर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? आपके जयपुर की। अच्छा, इसने संगमरमर पूछा है। संगमरमर यानी मार्बल, ये काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी हर प्रकार का होता है, अलग अलग रंग का होता है। तो अगर ये संगमरमर की मूर्तियां पूछ रहे हैं तो जयपुर जाना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले काले संगमरमर की मूर्तियां, कौन सा संगमरमर है? केवल कौन सा? काला। काले संगमरमर की मूर्तियां जो है ये बांसवाड़ा में बनती है। कहां पर बनती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगर काला संगमरमर पूछे तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जाना है, और सीधा सीधा पूछ रहा है संगमरमर, क्योंकि ये बहुत सारे प्रकार का है। तो संगमरमर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? आपके जयपुर की। और काला पूछेगा तो फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जाना है आपको, यहाँ की प्रसिद्ध। तो ये आपका क्वेश्चन है संगमरमर की मूर्तियां, जिसका उत्तर हो जाएगा जी। आगे चलते हैं। आगे आ रहा है प्रश्न आपका, क्या नाम है? वह जिला जहां पेट्रोलियम का बृहद भंडार है, पेट्रोलियम के विशाल भंडार है। तो आप देखते हैं, आप जानते हैं मंगला, मंगला एक जो एक अभी खोदी गई थी आपकी सरकार के द्वारा, वो कहां पर थी? बाढ़ में। रेगिस्तान में मिलेगा आपको पेट्रोल। वह जिला जो पेट्रोलियम, जहां पर क्या है? पेट्रोलियम के वृहद भंडार, विशाल भंडार है, वो कौन सा स्थान है आपका? बाड़मेर जिला। फिर आ रहा है अमेरिकन कपास का उत्पादन। अमेरिकन कपास का उत्पादन जो है वो आप देखिएगा हमारे राजस्थान में अन्न का कटोरा कौन है आपके यहाँ पर? श्री गंगा। अन्न का कटोरा कौन है? गंगानगर। तो गंगानगर में, कहां पर है आपका ये? गंगानगर। अमेरिकन कपास कहां पर उगाई जाती है? गंगानगर। मैंने बताया था आपको, जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, तो अभी वहां पर उगेगा ये अमेरिकन कपास। तो कपास के लिए कौन सा क्षेत्र? गंगानगर। और मुख्य रूप से कौन सी कपास है ये? अमेरिकन कपास। प्रश्न आ रहा है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, आकलवुड फॉसिल पार्क, क्या नाम है इसका? आकलवुड फॉसिल पार्क। तो ये कहां पर है आपका? जोधपुर में। क्या है ये आकलवुड फॉसिल पार्क? क्या है ये? तो अभी ये जो पुराना रेडियो एक्टिव कार्बन 8 के द्वारा हम लोग पुरानी चीजों के, पुराने जीवाश्म जो होते हैं उनकी जो सर्वे करते, उनकी जो शोध करते, उसका एक संस्थान है आकलवुड फॉसिल पार्क। ये कहां पर है आपका? जोधपुर में स्थित है। मिट्टी से बना बांध, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी से बना बांध जो है वो है आपका पांचना बांध। कौन सा बांध है आपका? पांचना बांध। और ये किस जिले में है? तो ये करौली जिले। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न देखा था आपने, केवलादेव जो आपका पक्षी अभ्यारण्य बताया था आपने, उस पक्षी अभ्यारण्य में इसी पांचना बांध से पानी छोड़ा जाता है सितंबर अक्टूबर के आसपास, क्योंकि वहां प्रवासी पक्षी आते हैं तो उनको पानी चाहिए, तो इसी पांचना बांध से वहां पानी छोड़ा जाता है। मिट्टी से बना बांध, कौन सा बांध है ये? मिट्टी से बना बांध है, जो कहां पर है? करौली जी।
आगे बात करूंगा अपने प्रश्न की। मथानिया सौर ऊर्जा केंद्र, मथानिया ये जो स्थान है ये जोधपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? ये जोधपुर में पड़ता है। तो मथानिया सौर ऊर्जा केंद्र किस जिले में है? तो ये कहां पर है? जोधपुर जिले। आगे आ रहा है प्रश्न अपना डबोक, डबोक हवाई अड्डा, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर, डबोक हवाई अड्डा कहां पर है? उदयपुर में। तो उदयपुर में स्थित है आपका डबोक हवाई अड्डा। इसके बाद राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, ध्यान दीजिएगा ये राष्ट्रीय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय की। तो आप देख लीजिए जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, जयपुर। तो हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर। कहां पर स्थित है ये? जयपुर में। कहां पर स्थित है ये आपका? जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहां स्थित है? जयपुर में स्थित है। आगे बात करूंगा मैं पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व, पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? तो पंचायत राज की जो संस्थाएं होती हैं उनका चुनाव करवाता है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना पंचायत राज का चुनाव करवाने के साथ साथ ये नगर निकाय की 3 संस्थाएं, कौन सी? नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद का भी चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। और पंचायत राज की भी 3 संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये आप देखिएगा पंचायत राज की तीनों संस्थाएं और नगर निकाय की तीनों संस्थाओं का चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। अब ये हो गए आपके जीके के प्रश्न। अब ध्यान दीजिएगा ये जो आप प्रश्न पढ़ रहे हैं जिनकी मैं चर्चाएं कर रहा हूं आप लोगों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इस सीरीज को लगातार आप लगातार इस सीरीज को पढ़ते हैं और इन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं लगातार, तो अवश्य ही आप 50 प्रश्न जो आपके जीके में आने वाले 50 में से लगभग आप 45 से 47 प्रश्न आपको यहीं पर देखने को मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अवश्य इनको पढ़िएगा, अवश्य इनको रिवीजन कीजिएगा, इनको याद कीजिएगा।